ओके, सो चैप्टर 2, द एड्रेस ऑफ द बुक स्नैपशॉट क्लास 11th। ये बुक में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि एड्रेस का महत्व है क्या, मतलब ये एड्रेस, यही क्यों चैप्टर का नाम चूज किया गया, क्योंकि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द एड्रेस ओनली। अब वो किसका एड्रेस है, उस एड्रेस पे कौन जाता है उनसे मिलने, उस एड्रेस पे रहता कौन है, और वहां एड्रेस पे किसी को जाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। ये सारा सीन एक एड्रेस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये कैसे हमारी राइटर अपने घर से किसी और के घर जाती है, वो क्यों जाती हैं, और उस घर में ऐसा कौन इंसान रह रहा होता है जिनसे वो मिलने जाती हैं, और रीजन क्या होता है। सो ये इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसे उसमें सेट करा गया है जब होलैंड जो है, होलैंड की वॉर चल रही थी, लड़ाई चल रही थी फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए। होलैंड जो है वो उस समय लड़ाई कर रहा था। उस समय में ये पोएम जो है वो लिखी गई है जब होलैंड अपने फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा था। डू यू स्टिल नो मी आई आस्क्ड, यानी कि राइटर जो है वो पूछती है वो जिनके घर गई होती है, राइटर अपने घर से किसी के घर गई होती है किसी और के एड्रेस पे, और वहां पे नॉक नॉक करती है, एक वुमेन डोर खोलती है और वुमेन बोलती है, मतलब वुमेन उसको देख रही होती है। तो राइटर हमारी बोलती है क्या तुम मुझे जानती हो। तो वुमेन मतलब ऐसा लुक देती है सर्चिंगली, मतलब ऐसे देखती है ऊपर से नीचे, मतलब सोचने की कोशिश करती है कौन, वो समझ नहीं पाती। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक यानी कि वो थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा डोर खोलती है। अब वो पहचान नहीं पाती इसको, तो राइटर क्या करती है, वो थोड़ा और पास आती है डोर के, और एक स्टेप बना होता है ऐसे करके, एक सीढ़ी बनी होती है, वो उसके ऊपर आ जाती है ताकि वो ध्यान से वो अपने आप को दिखा सके, अपने फेस को, ताकि जो उनकी जो वुमेन है वो रिकॉग्नाइज कर सके राइटर को। नो आई डोंट नो यू। तो वो जो वुमेन थी डोर पे, जो डोर खोलती है, जिनका ये घर है, ये एड्रेस है, वो वुमेन कहती है कि नो मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेस एस डॉटर। अब ये बोलती है, राइटर बोलती है आई एम मिसेस एस डॉटर, मतलब एस जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, इनकी जो मदर का पूरा नाम होगा उसका शॉर्ट फॉर्म है एस डॉटर, कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। तो इसका मतलब राइटर की जो मम्मा है मिसेस एस, वो इस वुमेन को जानती हैं, मे बी अच्छे फ्रेंड्स होंगे, राइटर की मदर और ये जिस घर, जो ये जिसका घर होता है, शायद इन दोनों के बीच में लिंक है, बहुत अच्छे दोस्त होंगे, राइट। अब राइटर की जो मम्मा होती हैं वो और ये अच्छे दोस्त तो हैं, लेकिन राइटर क्यों गई है इनके घर मिलने, मतलब राइटर क्या अपनी मम्मा का हालचाल बताने गई हैं, या इनका हालचाल पूछने गई हैं इस वुमेन का, ताकि अपनी मम्मा को बता सके, मतलब क्या इस राइटर का जाने का क्या मतलब हुआ, लेट्स सी। She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. अभी भी जो वो वुमेन होती है वो कोई भी ऐसा दिखाती नहीं अपने फेस पे कोई साइन की, जैसे उसने पहचान लिया हो राइटर को। वो तभी भी ऐसे सोचते कि पता नहीं है कौन इंसान है। वो अभी भी अपने डोर को उतने आधा, मतलब बहुत हल्का सा खोला होता है, अभी भी अपने डोर को पूरा नहीं खोलती, ना ही राइटर को अंदर इन्वाइट करती है, कुछ भी नहीं, मतलब अभी बस ऐसे ब्लैंक खड़ी होती है कि पता नहीं कौन है, इस तरीके से। और वो स्टेरिंग यानी कि घूरती रहती है राइटर को, वो वुमेन। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट परहैप्स इट इज नॉट हर। अब राइटर को ऐसा लगता है कि परहैप्स यानी कि शायद मैं गलत जगह पे आ गई हूँ, शायद ये वो नहीं है जिनके घर उन्हें जाना था। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लिटिंगली एंड दैट वाज ईयर्स अगो। अब यहाँ पे लिखा है कि आई हैड सीन हर ओनली वंस, कि मैंने, राइटर कह रही है मैंने इन वुमेन को सिर्फ एक बार देखा है अपनी जिंदगी में, और वो भी बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए देखा था। यानी कि ये बात कर रही है अपनी मदर की फ्रेंड की जो एक बार इनके घर आई थी। स्टोरी क्या चल रही है कि राइटर का जो घर है जहाँ पे उनकी मम्मा उनके साथ रहती है, वहां पे एक बार एक औरत आई थी जो उनकी राइटर की बहुत अच्छी दोस्त थी, राइटर की मम्मा की बहुत अच्छी दोस्त थी। अब उन्हें लगता है ऐसा राइटर को कि ये वही वुमेन है, लेकिन जब वो वुमेन रिकॉग्नाइज नहीं करती राइटर को, तो राइटर को ऐसा लगता है कि शायद मैंने पहचानने में गलती कर दी, ये मेरी मम्मा की दोस्त नहीं है, शायद मेरे से ही गलती हो गई है, क्योंकि हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, क्योंकि मैं क्योंकि मैं उस औरत से जो मेरी मम्मा की अच्छी दोस्त है, जो मेरी मम्मा हमारे घर आती थी बहुत बार, शायद मैंने सिर्फ उनको क्योंकि एक ही बार देखा है बाय फेस, क्योंकि जो राइटर है पहले हॉस्टल में बाहर रहती थी, अपनी मम्मा के साथ नहीं रहती थी, बाहर स्टडी करने के लिए बाहर रहती थी वो, इसलिए वो एक बार छुट्टियों में आई हुई थी, और तभी उन्होंने उस वुमेन को देखा था सिर्फ एक बार, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, इसलिए हो सकता है राइटर से गलती हो गई हो चेहरा पहचानने में, या वो भूल गई हो एड्रेस या फेस। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, तो कहती है शायद मुझे से गलती हुई, मैं गलत एड्रेस पे आ गई। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड। शी वॉज wearing my mother's green knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door, but I knew now that I was right. अब बेसिकली यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि अब हल्का सा डोर और खोलती है वो वुमेन, हल्का सा, जैसे ना बातें करते करते हल्का हमारा डोर ऐसे हाथ पीछे चला जाता है, तो वो डोर हल्का सा और खुलता है, जब राइटर को दिख रहा होता है कि जो वो वुमेन यहाँ पे खड़ी होती है घर के अंदर डोर को पकड़े, उसने ग्रीन कलर का कार्डिगन पहना होता है। कार्डिगन होता है स्वेटर, वूल का बना हुआ स्वेटर जिसपे आगे वुड के बटन्स लगे होते हैं।
और राइटर देखते ही पहचान जाती है कि ये तो मेरी मम्मा का ग्रीन ड्रेस है, ये तो मेरी मम्मा के पास था ऐसा। तो वो समझ जाती है कि वो बिल्कुल सही एड्रेस पे, वो गलत एड्रेस पे नहीं है। जैसे ये वुमेन को पता लगता है कि जो राइटर है, ये जो गर्ल है, ये बहुत ध्यान से ड्रेस को देख रही है वुमेन के, और वो क्योंकि वुमेन की ड्रेस शायद नहीं थी, वो ड्रेस शायद इस राइटर के मम्मा की थी, तो इसीलिए वो वुमेन वापस से गेट को बंद कर लेती है, मतलब बिल्कुल पहले जैसा कर लेती है, बहुत कम खोलती है वापस से। अब राइटर यहाँ पे क्या कहती है, आई वॉज राइट, कि मैं बिल्कुल सही थी। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। अब ये पूछती है राइटर कि क्या तुम मेरी मदर को जानती हो। हैव यू कम बैक, सेड द वुमेन। वुमेन कहती है, ओ अच्छा, तुम वापस आ गए तुम लोग, मुझे लगा तुम लोग वापस आओगे ही नहीं। फिर राइटर कहती है कि हम लोग नहीं आए, सिर्फ मैं आई हूँ, ओनली मी, यानी कि उनकी मदर नहीं आई है। हो सकता है उनकी मदर अब नहीं हो इस दुनिया में, इट माइट पॉसिबल, इसलिए वो कह रही है कि सिर्फ हम नहीं, ओनली मी, सिर्फ मैं आई हूँ। अब वो औरत मतलब रिकॉग्नाइज कर लेती है यहाँ पर, जो उस घर के अंदर वो जो औरत होती है उस घर के अंदर, शायद अब वो रिकॉग्नाइज कर लेती हैं राइटर को कि अच्छा ये कौन राइटर है, ठीक है, कि कौन है ये गर्ल। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. लेकिन वो जैसे ये बात बोलती है और वो डोर को बंद कर देती है, वो डोर को बंद कर देती है, और वो मतलब वो गर्ल बाहर खड़ी है गेट की, उनको अंदर एंटर भी नहीं करने दिया पहचानने के बाद, और बस उसके मुंह पे गेट बंद कर दिया। और जैसे गेट बंद करा, हल्की सी एक स्मेल आई, बहुत अजीब सी, राइटर को बहुत मस्ती, मतलब बुरी सी बैड स्मेल आई, जैसे सीलन की होती है वैसे स्मेल आई। आई रिग्रेट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। तो वो औरत जो है वो ऐसे गेट बंद करने से पहले ऐसा बोलती है कि मुझे रिग्रेट है, मैं तुम्हारी कोई अब हेल्प नहीं कर सकती। सो वो लड़की बोलती है, आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं ट्रेन में स्पेशली आपसे यहाँ पे मिलने आई हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। फिर वो औरत कहती है कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है अभी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको फिर कभी आपसे बात करूंगी। फिर इस तरीके से राइटर को फिर वहां से जाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि जो औरत होती है, वुमेन होती है, वो क्लोज कर देती है डोर को उनके मुंह पे, और कोई भी राइटर के पास ऑप्शन नहीं होता है, बल्कि उनको इनसाइड भी नहीं बुलाया जाता राइटर को, और राइटर उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती, इसलिए वो वहां से, वहां पे फिर वो बस सोच रही होती है खड़े होकर मैं क्या करूं। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, लेकिन राइटर वहीं पे खड़ी होती है गेट बंद होने के बाद भी, वहां से हिलती नहीं है, अभी भी वहीं खड़ी है। गेट बंद हो गया, राइटर अभी भी वहीं खड़ी है उस स्टेप पे, जो बाहर सीढ़ी थी वहां पे खड़ी है। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। अब क्या हुआ, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे क्या होता है, जैसे यहाँ डोर है, साइड में हो सकता है यहाँ पे कोई रूम हो, उसकी विंडो हो, उस विंडो से कोई कर्टेन यानी कि पर्दे लगे थे, और वो पर्दे हटा के कोई वहां से झांक रहा था, उन्हीं के घर का कोई मेंबर झांक रहा था। अब जो मेंबर झांक रहा था वो बाद में पूछते हैं, जो वुमेन होती है घर के अंदर, ये पूरा घर है और ये जो राइटर है ये बाहर खड़ी है, तो वो वुमेन से, जो यहाँ पे कोई झांक रहा होता है घर का मेंबर, वो वुमेन से पूछता है क्या हुआ, ये गर्ल क्यों आई थी। फिर उसकी जो फिर वुमेन होती है वो, ओ नथिंग, द वुमेन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग। तो वुमेन कहती है नहीं नहीं कोई नहीं था, ऐसे ही बस, इट वाज नथिंग, कुछ नहीं था वो। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। अब जो ये राइटर होती है, वो नेम प्लेट लगी होती है घर के बाहर, वापस से देखती है कि यार मैं सही एड्रेस पे तो आई हूँ ना, और वहां पे लिखा हुआ था बड़ा बड़ा डॉर्लिंग इट सेड, यानी कि उस वुमेन का नाम डॉर्लिंग था। तो अभी फर्स्ट टाइम चैप्टर में नेम रिवील करा गया है कि उस वुमेन का नाम था डॉर्लिंग, जो राइटर की मदर की बहुत अच्छी दोस्त थी, जिन्होंने इवन राइटर को पहले तो पहचानने से ही मना कर दिया कि ये है कौन लड़की, और बाद में जब पहचाना तो बोल दिया मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का, और मुंह पे डोर बंद कर दिया। तो ये वो वुमेन कौन है, डॉर्लिंग। इन ब्लैक लेटर्स ऑन व्हाइट एनेमल, यानी कि इस पैम्पलेट पे से, वुडन की ये प्लेट बनी होती है, इसके ऊपर लिखा हुआ था डॉर्लिंग, और इनका एड्रेस लिखा हुआ था नंबर 46, बड़ा बड़ा लिखा हुआ था नंबर 46। जैम का मतलब होता है साइड पोस्ट, यानी कि साइड में थी ये प्लेट, ठीक है। तो ये कहती है यार एड्रेस तो सही है, मेरी मम्मा ने तो मुझे यही एड्रेस बहुत पहले बताया था, एड्रेस तो सही है। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. अभी जो राइटर होती है, अब ये यहाँ खड़े होकर क्या करेगी, तो ये वापस स्टेशन चली जाती है अपने घर जाने के लिए। तो जब ये धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ रही होती है, वैसे वैसे उसको याद आता है कि यार मेरी मदर ने मुझे एड्रेस तो यही दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। अब ये फ्लैशबैक दे रही है। अब हम यहाँ जो भी पढ़ेंगे, ये एक फ्लैशबैक दे रही है पहले का। मान लो जब आप, मान लो ये आपका स्कूल है, और आप स्कूल से घर जा रहे हो, ठीक है, आप जा रहे हो स्कूल से होम, ठीक है, ये स्कूल है आपका, आप स्कूल से होम जा रहे हो। अब घर जाते जाते बीच रास्ते में आपको भी हजार चीज सोचेगी कि मुझे कल ये टेस्ट है, मुझे ये पढ़ना है, घर जाके मुझे इससे मिलना है, मुझे फोन में ये गेम देखना है, ये वीडियो देखनी है, ये मस्ती करनी है, या यूट्यूब चैनल पे मुझे इंग्लिश की ये वीडियो देखनी है, ये पढ़ना है। तो आपके मन में कुछ ना कुछ चलेगा। सिमिलरली उनके मन में भी, राइटर के मन में भी स्टेशन पे जाते जाते कुछ ना कुछ चल रहा है उनके मन में, ठीक है। तो वो एक फ्लैशबैक सोचती है, पहले जो हो चुका है होता है वो सोचती है कि इट हैड बीन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर।
I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. I missed various things. My mother was surprised I should have noticed so quickly. अब जो राइटर होती है वो कुछ समय के लिए बाहर गई होती है, ठीक है, राइटर कुछ समय के लिए बाहर गई होती है और राइटर अपने घर वापस आती है। जब वो वापस आती है अपने घर तो वो देखती है कि कुछ चीजें गायब है उनके घर से, ठीक है, राइटर देखते हैं कुछ चीजें घर से गायब हैं। वो बहुत, और उसकी मदर को लगा नहीं था कि इतनी जल्दी राइटर इस चीज को मतलब इतनी जल्दी इतनी क्विकली राइटर इस चीज को ढूंढ लेगी, समझ लेगी, नोटिस कर लेगी कि अरे हाँ हमारे घर से कुछ चीजें गायब हैं, ठीक है। तो उनकी मदर को ऐसा लगा नहीं था, पर वो बहुत जल्दी नोटिस कर लेती है कि घर से चीजें गायब हो रही हैं, चीजें गायब हो रही है, जैसे कि सीपीयू नहीं है, फोन नहीं है, ठीक है, कोई सिर्फ फोन तो है, यूटेंसिल्स नहीं है घर पे, डाइनिंग टेबल नहीं है, धीरे धीरे चीजें ऐसे नहीं है। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉलिंग। फिर राइटर को उनकी जो मदर है, शी यानी कि उनकी मदर बताती है मिसेस डोलिंग के बारे में कि कैसे मिसेस डोलिंग उनके घर आती है और वो कुछ ना कुछ सामान लेके जाती है अपने साथ जब भी आती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, तो बहुत चांसेस है कि इनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ सकता है राइटर को और उनकी मदर को। तो ये सारा सामान तो यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। तो फिर वो सारा सामान कहाँ जाएगा? ऐसे तो इनका बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए ये मिसेस डोलिंग आती है जब भी अपने साथ कुछ ना कुछ लेके जाती हैं, क्योंकि मिसेस डोलिंग ने इन्हें कहा होता है कि मैं तुम्हारा सामान सेफ रखूंगी अपने घर और जब तुम्हें चाहिए होगा तुम सारा वापस ले सकोगी, इस ऐसे आपका नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। तो दिस वाज द स्टोरी यहाँ पे। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली, अब कभी भी राइटर ने मिसेस डोलिंग के बारे में नहीं सुना होता, बट उनकी मदर बताती है कि मिसेस डोलिंग मेरी बहुत ही पुरानी दोस्त हैं जो, हाँ, और हम बहुत समय बाद मिले हैं, बहुत समय बाद रिन्यूड देयर कॉन्टेक्ट, यानी कि मेरी मदर और मिसेस डोलिंग दोनों बहुत पहले दोस्त थे पर अब बहुत समय बाद उनका कॉन्टेक्ट एक्सचेंज हुआ है, यानी कि ऐसे मिलना उनका हुआ है रेगुलरली, बहुत समय बाद, बीच में कनेक्शन टूट गया था या नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ बिजी स्केड्यूल। Every time she leaves her here, she takes something home with her, said my mother. तो जैसे मैंने बताया, जब जब कभी भी मिसेस डोलिंग आती थी अपने साथ कुछ ना कुछ सामान लेके चली जाती थी इनके घर का। She took all the table silver, सब लेके चली जाती थी, जैसे टेबल सिल्वर यानी कि जो कटलरीज होती है, स्पून्स हो गए, नाइफ हो गई, ये सारी चीजें, एंड कोई भी एंटीक प्लेट्स हो गई, एंटीक यानी कि ओल्ड प्लेट्स, और बहुत मास्टर पीस है ना, बहुत अच्छी हाई वैल्यूज की कोई चीज होती है जिन्हें हम एंटीक बोलते हैं, बहुत ही कीमती चीजें, तो वो एंटिक प्लेट्स लेके भी चली जाती हैं, जो भी होता है, कुछ भी लार्ज वेस्ट होते हैं वो भी लेके चली जाती हैं इनके घर से, सब कुछ, मतलब जो भी पॉसिबल है, कपड़ा भी, एवरीथिंग। एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी। एंड आई एम वरीड यानी कि जो मदर होती है राइटर की, वो बहुत चिंता होती है, यार कितनी चिंता कर रही है मिसेस डोलिंग हमारी, हमारा सारा सामान लेके जा रही है, वो भी अकेले लेके जा रही है, और कितनी हेल्प कर रही है हमारी, बल्कि मुझे तो डर लगता है कभी कभी कि इनकी जो बैक है उसमें क्रिक यानी कि पेन ना आ जाए, चोट ना आ जाए, मोच ना आ जाए उनकी कमर में, अकेले इतना काम करती है। तो जो राइटर की मदर है वो इतना कंसर्न होती है कि यार कोई कितनी हमारी हेल्प कर रहा है, इतना दुख ले रहा है अपने ऊपर हमारे लिए। My mother shook her head pityingly. I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted. She wanted to save all my nice things. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. Wow, मतलब क्या करेक्टर दिखाया गया है कि क्या दोस्त मिली है इनको मिसेस डोलिंग, इनकी सारा सामान, मतलब कितनी चिंता है उनको। और राइटर की मदर कह रही है मैं तो कभी सामने से ऐसे हिम्मत भी नहीं कर सकती, डेयर यानी कि हिम्मत भी नहीं कर सकती पूछने का कि क्या आप ऐसे हमारा सामान अगर रख सकोगे तो। लेकिन उन्होंने, मिसेस डोलिंग ने सामने से ये एडवाइस दी और सिर्फ सजेशन नहीं दिया, उन्होंने इंसिस्ट करा यानी कि जोर लगाया, जोर डाला कि तुम मुझे ही दे दो ये सामान, मैं रख लेती हूँ, जब चाहिए होगा तुम ले लेना, किसने मना करा तुम्हें, मतलब वो ही इंसिस्ट कर रही है इतना, मतलब जैसे उन्हें वो चाहिए हो वो चीजें, इस तरीके से। और बेचारी राइटर की मदद इतनी स्वीट और अच्छी थी कि उनको लगा कि ठीक है लेके जाना है तो ठीक है ले जाने दो, हमने जब वापस चाहिए होगा हम ले लेंगे, क्योंकि अभी वैसे भी वॉर का माहौल चल रहा है, कभी भी इनको घर छोड़ना पड़ सकता है अपना। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग? अब राइटर बहुत कंसर्न होती है कि क्या सीरियसली ये चल रहा है मेरे घर पे, तो वो कहती है कि मम्मा आप सीरियसली एग्री कर गए कि वो ले जाए सब कुछ? अब उनकी मदर कह रही है एज इफ दैट्स नेसेसरी। माय मदर क्राइड, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट to talk like that and think about the risk she is running each time she goes out of her door with a full suitcase or bag। उनकी मदर कह रही है वो इतना हेल्प कर रही है हमारा, इतना रिस्क ले रही है, और जब भी हमारे घर में आती है हमेशा जाती है, फिर वो तो कभी भी जाती है तो खाली हाथ नहीं जाती, बैग सूटकेस कुछ ना कुछ लेके जा रही है, तो वो बार बार हमारे घर उनका उनका विजिट करना, सारा सामान लेके जाना अकेले, तो मतलब इट्स नाइस ना, वो हमारी इतनी हेल्प कर रही है, राइट। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। अब उनकी मदर जो है उनको पता लग जाता है कि राइटर पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुए इस पूरी स्टोरी से जो उनकी मदर ने इंसिडेंट बताया, क्योंकि ऑब्वियसली कौन क्यों होगा, राइटर, राइटर को ऐसा लगेगा यार दाल में कुछ तो काला है, राइटर इज नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट ठीक है। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। अब जो राइटर की मदर होती है वो बहुत रिप्रूविंगली यानी कि बहुत ऐसे तरीके से देखती है कि अगर ये कन्विंस नहीं हुई
तो जैसे वो डांटने वाला नहीं होता, वैसे घूर रही होती है राइटर को कि समझी मेरी बात या नहीं समझी, अभी भी ये मेरे से कन्विंस हुई भी कि नहीं हुई। ठीक है, सो उस तरीके से। बाय द वे इंडियन मॉम्स तो ये नहीं देखती वो कन्विंस हुए कि नहीं हुए, इंडियन मॉम्स आर लाइक कि कन्विंस होना पड़ेगा, वरना दे नो द तरीका कि वो कैसे कन्विंस करेंगे हमें। Meanwhile, I had by the way ज्यादातर टाइम we have to convince our parents most of the time, बट यहाँ पे उनकी मदर ऐसे देख रही है कि हो गई होगी कन्विंस, नहीं होगी तो ठीक है करा लेंगे। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention। तो यहाँ तक सिर्फ फ्लैशबैक चल रहा था अभी, कि वो जब घर से स्टेशन तक जा रही होती है तो वो पुरानी चीजें याद कर रही होती है कि मिसेस डोलिंग कैसे हमारे घर आया करती थी, हमारा सारा सामान अपने साथ लेके जाया करती थी। पर अब वो वापस रियल सिचुएशन में आ गई, यानी कि प्रेजेंट में आ गई है, कि वो अब स्टेशन पे पहुंच चुकी है और स्टेशन पे पहुंच के अब वो अपने घर जाएगी यहाँ से। और जो स्टेशन से पहुंचते, जब वो स्टेशन पहुंच गई है तो वो नोटिस करती है कि पूरे रास्ते उसको कुछ याद नहीं उसने क्या देखा। मतलब आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी। आसपास कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ शॉप्स होंगी, कोई मॉन्यूमेंट, कोई जगह होगी, कोई फ्रेंड का घर होगा शायद, लेकिन वो वहां जाना पसंद नहीं कर रही। वो सोच रही थी मैं वापस अगर यहाँ जाऊंगी तो मैं एक ट्रैप के अंदर फंस जाऊंगी, कि मुझे मैं इमोशनल हो जाऊंगी। तो वो सिर्फ जिस काम के लिए यहाँ पे आई थी मिसेस डोलिंग के घर जाने के लिए, उसने वो काम करा, वहां से सीधा स्टेशन, बीच में वो कहीं भी नहीं गई। आप अगर जहाँ पे रहते हो आपको अचानक से अपना घर छोड़ना पड़ जाए, ठीक है, और आप वापस यहाँ पे आते हो अपने घर, तो आप अपने घर से आपको कोई सामान चाहिए होगा वो लेकर वापस चले जाओगे। आप बीच में और किसी के अगर घर रुकोगे या कोई मंदिर रुकोगे, क्या ये मंदिर तो मैं जानता हूँ, हमेशा मैं जाया करता था, मैं इस घर में, तो आप ना उस ट्रैप में फंस जाओगे। आप इमोशनल हो जाओगे, आप उस चीज से फिर निकल नहीं पाओगे, आप वहीं फंसे रह जाओगे उस मेमोरीज में। इसलिए वो कहीं भी जाना नहीं चाह रही थी, वो सीधा अपने टारगेट से फिर सीधा स्टेशन, दैट्स इट। ऑल्सो ये एक चीज और बोलती है कि इन्होंने बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं करी किसी भी चीज पे, जो भी चीज उन्होंने अपना ऑन द वे देखी। क्यों? क्योंकि वो अपने थॉट्स में बहुत बिजी थी। उन्होंने हमें पूरा फ्लैशबैक दिया कि वो मन में क्या सोच रही थी उस समय। आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज, क्योंकि पूरी मेमोरीज भरी हुई थी, इसलिए वो कहीं नहीं जाना चाहती थी। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again, as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. अब वो वापस जब स्टेशन पे बैठती है, अपने ट्रेन में बैठ जाती है, वो वापस फ्लैशबैक में चली जाती है और वो हमें और बताती है आगे कि वो मिसेस डोलिंग से फर्स्ट टाइम मिली कब। सो एक दिन ऐसे ही अपने घर पे थी राइटर, और जब राइटर अपने घर पे थी तो अपनी वो स्टेयर से उतर रही होती है, ऐसी सुबह का टाइम होता है, मॉर्निंग, वो सिर्फ उठी होती है उस समय, और वो नीचे आ रही होती है सीढ़ियों से उतरकर, तब देखते हैं कि उसके घर में कोई आया हुआ है और उसकी मदर जो है वो सी ऑफ कर रही है किसी को, किसी लेडी को। तो उसकी मदर बोलती है कि ये मेरी बेटी है, इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराती है उस वुमेन से, और बताती है कि ये कौन है, इस तरीके से कि मेरी बेटी का क्या नाम है और ये वुमेन कौन है, इस तरीके से एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ होता है उनके बीच में। ओके। ऑल्सो यहाँ पे राइटर ये भी बोलती है आई हैड गॉट अप लेट, यानी कि वो सुबह सुबह लेट उठती है और फिर सीढ़ियों से नीचे उतर के सब सीन देख रही होती है, तो वो भी हमारी तरह लेट उठती है। There is my daughter, said my mother. She beckoned to me. The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. अब क्या होता है, जो वुमेन होती है यहाँ पे, वो वुमेन कुछ भी रिप्लाई नहीं करती। जैसे ही वो राइटर की मदर कहती है मेरी बेटी है, वुमेन का कुछ रिएक्शन नहीं है। वो वुमेन जैसे कि बहुत सेल्फिश नहीं होते लोग, वैसे सूटकेस उठाया, बस नोट करा कि ऐसे, बस नीचे नोट करा, अपनी मुंडी हिलाई, सूटकेस उठाया और बस घर से निकल लिए। बस यही होता है। कोट रैक का मतलब क्या होता है, बेसिकली ऐसे करके एक स्टैंड जहाँ पे आप अपने कपड़े को हैंग करते हो, अपने कपड़ों को हैंग करते हो, इसके नीचे सूटकेस रखा था, वहां से उठा के वो वुमेन चल पड़ती है उनके घर से। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसकी बेटी है, क्या है, नथिंग। डज शी लिव फार अवे? अब राइटर पूछते हैं कि ये वुमेन बहुत, अपनी मदर से पूछते हैं कि वुमेन ये बहुत दूर रहती है यहाँ से, फार अवे यानी कि दूर रहती है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे इन्हें बहुत कभी डिफिकल्टी ना आ रही हो, इतना हैवी केस उठा के हमारे घर से कहीं और जा रही है अपने घर। तो फिर उनकी मदर तब बताती है एड्रेस, ठीक है, एड्रेस जो हमारे चैप्टर का नेम है, इन मार्कोनी स्ट्रीट, said my mother, number 46, remember that. So you also remember that, what's the address? It's in Marconi Street, number 46. तो ये एड्रेस होता है उस वुमेन के घर का, यानी कि मिसेस डॉलिंग का, जो उनकी मदर कहती है कि याद रखना, अपनी बेटी को कहती हैं कि दिस इज द एड्रेस, तुम याद रखना ना। राइटर बोलती है कि सिंस देन ये नंबर मैं कभी नहीं भूली हूँ, आई हैड रिमेंबर्ड इट, कि मैंने बहुत अच्छे से इसको याद रखा, एंड बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। कह रही है कि मैं बहुत टाइम से सोच भी रही थी कि मैं वहां जाऊं अपना सामान लेने के लिए वापस, मैं बहुत टाइम से ऐसा सोच रही थी, पर मैं जा नहीं पा रही थी। क्यों नहीं जा पा रही थी? क्योंकि इनिशियली मतलब शुरुआती दौर में, आफ्टर द लिबरेशन, लिबरेशन यानी कि जब इनको आजादी मिल जाती है, होलैंड में वॉर चल रही होती है ना फ्रीडम के लिए, अब इनको आजादी मिल चुकी होती है, अब कोई टेंशन नहीं होता इनको किसी चीज का, अब वो अपना सामान वापस ला सकती है। लेकिन वो नहीं लाती। क्यों नहीं लाती?
I was absolutely not interested in all that stored stuff and naturally I was also rather afraid of it. कहती है कि मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि मैं वो स्टफ वापस लेके आऊं और क्योंकि अब वो चीज देखो चली गई पुरानी हो गई, कौन जाए कौन लाए, ठीक है अब हम यहाँ पे सेटल है, सही है, पुरानी चीज को भूल जाते हैं, मे बी ये उनके मन में होगा इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं थी उस चीज को लाने के लिए. एंड नेचुरली आई वाज आल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट. अब वो अफ्रेड किस लिए होती है? वो अफ्रेड इसलिए होती है बिकॉज अगर आप किसी पुरानी चीज को देखते हो तो आपको एक मेमोरीज अटैच होती है उसके साथ, राइट? तो वो मेमोरीज वापस आएंगे, आप इमोशनल हो गए, इसलिए वो अफ्रेड है कि यार वो चीज क्यों लानी है वापस. अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉन्फ्रेंटेड विद थिंग्स. कॉन्फ्रेंटेड यानी कि फेस टू फेस आप उन चीजों के सामने आओगे, वो चीज आपके सामने आएगी अगर आप ले आओगे तो इस जो तो वो चाह रही है कि ठीक है रहने दो, अब वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है. एग्जिस्ट नहीं करती यानी कि मेरे कनेक्शन में नहीं है वो चीज. कोई चीज आपके कनेक्शन में नहीं होती तो आपके लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती. दुनिया में वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है पर आपके लिए वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है. तो कह रही है मेरे लिए वो क्यों कनेक्शन टूट गया उन चीजों से, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वापस क्यों उन चीजों को अपनी लाइफ में लाना और क्यों वो कनेक्शन फिर से बिल्ड करना या फिर पुराने कनेक्शन को फिर से रिमाइंड कराना अपने आप को, ठीक है? क्योंकि वो मेंटली एक ट्रॉमा होता है. विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स. वो किसी के घर में हिडन है बॉक्सेस के अंदर, तो क्यों उसको लाना, वापस लाना एक वेस्ट है बिल्कुल, तो इसलिए वो नहीं लाना चाह रही थी उनको. नाउ बट ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, स्लोली, बट स्लोली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन. धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है क्योंकि अब लड़ाई खत्म हो जाती है, इनको आजादी मिल जाती है, तो अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है. Bread was getting to be a lighter color. There was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch and remember. So कितना opposite पैराग्राफ है. ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि वो कोई भी चीज नहीं चाहती और इस वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि वो चीजें वापस चाह रही है, कि वो सारी चीजें वापस आए, ठीक है? वो कह रही है कि अब चीजें बदल चुकी हैं, लड़ाई खत्म हो गई, फ्रीडम मिल गई, ब्रेड का जो कलर है वो लाइट हो गया. क्या कहने का मतलब है? पहले क्या होता था, ब्राउन ब्रेड होती थी जो जिस आटे से बनती थी वो अच्छा नहीं था इतना, लेकिन अब जो है ब्रेड अच्छे आटे से बनती है कि उसका कलर लाइटर हो गया, यानी कि अब पैसा आ गया, अच्छा इकोनॉमी अच्छी हो गई कंट्री की, कि चीजें अच्छी बनने लग गई हैं, अच्छी क्वालिटीज की बनने लग गई हैं, राइट? तो ये फर्स्ट रीजन था बताने का कि आजादी के बाद कैसे इनकी कंट्री की सिचुएशन इंक्रीज हुई. डायरेक्टली नहीं लिखा पर इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे हैं. देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप अनथ्रेटेंड, यानी कि आप बेड पे आराम से लेट सकते हो बिना किसी डर के कि अब कल हमें कहीं भागना है या घर छोड़ना है, लड़ाई चल रही है तो, बट कोई लड़ाई नहीं चल रही है, आराम से अपने बेड पे सो सकते हो. अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लेंसिंग एट ईच डे. आराम से बिना किसी खतरे के आप एक अच्छा व्यू देख सकते हो अपने विंडो के बाहर, ठीक है? नाउ तो ये कहती है मुझे वो सारी चीजें अब वापस चाहिए. वो कहती है ठीक है मैं वापस उन चीजों को चाहती हूँ, चीजों को याद करना चाहती हूँ, टच करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, क्योंकि अब चीजें नॉर्मल हो गई, चीजें अच्छी हो गई हैं, तो बहुत क्यूरियस भी हो रही है ये कि अब क्यों ना देखा जाए उन चीजों को, ठीक है? क्योंकि वो हमारा हक था, उनपे वो हमारी चीजें थी और उनको अभी भी वो एड्रेस याद था मिसेस डॉलिंग का, जो उनकी मदर ने कहा था याद रखने के लिए, इसीलिए वो मिसेस डॉलिंग के घर जाती है. और हमने मिसेस डॉलिंग के घर जाते हैं तो क्या हुआ था पहले ही पढ़ चुके हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, फर्स्ट इंसिडेंट, कि जैसे वो मिसेस डॉलिंग के घर जाती है उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करती, फिर वो वापस आ जाती है स्टेशन पे, लेकिन अब वो सेकंड टाइम जाती है विजिट करने, ठीक है? अब फ्लैशबैक फिर से खत्म हो गया, स्टोरी फिर खत्म हो गई, अब फिर से रियलिटी में आ गई कि वो सेकंड टाइम उनके घर जाती है. आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन यानी कि वेस्ट, फर्स्ट विजिट उनकी मिसेस डॉलिंग के घर वेस्ट हो गई, कुछ नहीं मिला, लेकिन अब वो वापस सेकंड टाइम जाती है. आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकंड टाइम. Now a girl of about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. अब जो गर्ल होती है वो एक 15 इयर्स की एक लड़की होती है उस घर के अंदर जो उस दरवाजे को खोलती है. जैसे राइटर पूछते हैं कि क्या तुम्हारी मम्मा घर पर है, तो वो लड़की बोलती है 15 इयर्स की कि नो वो घर पे नहीं है, मतलब वो घर पर है बट वो अभी बिजी है, माय मदर डूइंग एन एरेंड, यानी कि मेरी मदर अभी कुछ काम कर रही है. सो नो मैटर, राइटर कहती है कोई बात नहीं मैं उनके लिए वेट कर लूंगी. राइटर कहती है कोई बात नहीं, मैं सेकंड टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए मेरा, मैं वेट कर लूंगी उनके लिए. आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज. तो लड़की उनको अंदर बुलाती है, पैसेज यानी कि कॉरिडोर काइंड ऑफ, वहां से ये डोर है तो ये यहाँ से अंदर जाती है उस 15 इयर्स की गर्ल के पीछे पीछे हमारी राइटर. एन ओल्ड फैशन आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर. वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वाज मच मोर cumbersome देन अ सिंगल कैंडल स्टिक. अब यहाँ पे एक क्या लटका होता है, एक मिरर होता है और उस मिरर की साइड में एक वो होता है कैंडल होल्डर, यानी कि ऐसा होल्डर जिसमें बहुत सारे ऐसे कैंडल रखने का होता है, आप बहुत सारी कैंडल्स रख सकते हो, ठीक है? और वो राइटर के घर का होता है, वो राइटर का होता है, राइटर देखते ही पहचान लेती है. और हनुका मतलब हनुका जो हम हनुका बेसिकली हिब्रू जो लोग हैं उनके वहां दिसंबर में एवरी दिसंबर फेस्टिवल होता है, तो वहां इस कैंडल होल्डर को यूज किया जाता है, बहुत सारे कैंडल होल्डर्स का, जिसमें
एक ही कैंडल होल्डर है पर उसमें आप बहुत सारी कैंडल्स रख सकते हो, तो उसको उस फेस्टिवल में यूज करा जाता है। उस फेस्टिवल का नाम हनुका है, जो एवरी दिसंबर बनाया जाता है। हिब्रू जो लोग हैं वो इसे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें कैंडल होल्डर का बहुत यूज आता है। तो ये किसका होता है जो मिरर के साइड में ये हैंग्ड है? ये होता है हमारे राइटर का। वो देखते ही इस चीज को पहचान लेती है। अब जो 15 ईयर की गर्ल होती है वो कहती है कि हमने इसको कभी खास यूज नहीं करा, हमने इसलिए इसको यहाँ पे हंग कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्यूबरसम है, यानी कि हम इसको इतना यूज नहीं कर सकते, ये बहुत डिफिकल्ट है इसको यूज करना। बार बार हमें ज्यादा कंफर्टेबल रहता है कि हम सिंगल स्टिक कैंडल स्टिक यूज करें, यानी कि सिंगल कैंडल स्टिक, बस दैट्स इट। ना कि ये इतना बड़ा विशाल हैवी कैंडल होल्डर यूज करें हम। इसलिए हमने इसको एज अ एंटिक पीस यहाँ पे टांग दिया। वॉन्ट यू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल। तो 15 ईयर ओल्ड कहती है चलो तुम बैठ जाओ, क्या तुम बैठोगे नहीं? शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। तो वो लिविंग रूम में जाते हैं, वहां बैठते हैं। आई यानी कि राइटर स्टॉप्ड हॉरिफाइड। राइटर डर जाती है वो रूम को देख के। क्यों? कि उस रूम में जितनी भी चीजें होती है वो सारी की सारी चीजें इनके घर की होती हैं। मतलब इनके घर की चीजें रखी होती हैं, चाहे वो डेकोरेशन का सामान हो या कुछ भी हो, वो सब इनके घर का होता है। वो देखिए हॉरिफाइड यानी कि डर जाती हैं। वो एक ऐसी चीजों के बीच में होती है, मिड्स ऑफ थिंग्स, यानी कि मिड्स यानी कि इन द मिडल ऑफ समथिंग। आप ऐसी चीजों के बीच में होते हो कि आप उन चीजों को देखना नहीं चाहते हो, क्योंकि वो चीज आपको ऑप्रेस कर रही होती है, यानी कि उनकी यादें आपको होंट कर रही होती है, डरा रही होती है उनकी यादें। और वो सामान आपका होता है, पर वो जिस एटमोस्फेयर में, जिस घर में है वो सामान, वो घर आपका नहीं है। तो आपको कैसा लगता है कि कोई चीज आपकी है, बहुत सारी चीजें, पर वो किसी और के घर में रखी हो, बहुत एक स्ट्रेंज और अजीब सी फीलिंग आएगी आपको। ठीक है, तो वैसा एक स्ट्रेंज एटमोस्फेयर उसको फील होता है वहां पे। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर ऑफ द मगी स्मेल दैट हंग देयर, और द मगी स्मेल, राइट। सो बेसिकली क्या कह रही है, या तो वहां पे एक बहुत अजीब सी स्मेल थी रूम में, इसलिए मुझे ऐसा ऑप्रेस फीलिंग हुआ, स्ट्रेंज फीलिंग हुआ, एटमोस्फेयर में अच्छा फीलिंग नहीं हुआ। या तो जो सामान था वो बहुत अगली फर्नीचर था, बहुत गंदा हो रखा था, उसको साफ नहीं करा गया, ऐसा लग रहा है उनकी मेंटेनेंस नहीं की गई। या तो मुझे शायद ऑप्रेस्ड इसलिए फील हो रहा था क्योंकि वो जो फर्नीचर जिस तरीके से सेट किया गया था बहुत टेस्टलेस, यानी कि बहुत अजीब तरीके से सेट करा गया था। कहीं पे भी सोफा डाल दे, कहीं पे भी बेड डाल दे, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, चीजों को अच्छे से सेट नहीं किया गया था। तो मे बी दीज थ्री कैन बी अ रीजन कि क्यों उनको इतना अच्छा फील वहां पे नहीं हो रहा था। तो वो कह रही है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, शायद ये इनमें से कोई रीजन हो। बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। बट कह रही है मैंने, मतलब बिल्कुल मैं अपने आसपास देख ही नहीं पाई, मैं इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाई। द गर्ल मूव द चेयर, आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। तो अभी तक वो खड़े होकर लिविंग रूम में चीजें देख रही थी, बट अब जो वो गर्ल है वो चेयर को आगे करती है और कहती है बैठ जाओ इस पे। अब जैसे वो बैठ रही है तो वो राइटर देखती है कि एक टेबल होता है उनके आगे जिसके ऊपर वुलन टेबल क्लॉथ होता है। और वो वुलन टेबल क्लॉथ वो पहचान जाती है कि ये भी हमारे ही घर का है। वो उसको रब करती है, जैसे वो उसको रब करती है तो राइटर की फिंगर्स भी वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वूल का बना होता है वो टेबल क्लॉथ। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न। अब उसमें कुछ पैटर्न बने होते हैं, यानी कि आप देखते हो कभी कोई कपड़ा होता है डाइनिंग टेबल पे है, कहीं है, उसके नीचे कुछ ना कुछ डिजाइन बनी है, पैटर्न बना हुआ है, वो उस डिजाइन के ऊपर हाथ रब करते 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 ऐसे फॉलो करती है उस पैटर्न को। क्यों फॉलो करती है? बिकॉज उसको पता था एक बर्न मार्क है, एक बर्न मार्क है एज पे। एज यानी कि किनारे पे, कोने पे एक बर्न मार्क मिलेगा। अगर बर्न मार्क मिला इट मीन्स ये इनका है, क्योंकि वो उन्होंने ठीक नहीं कराया था, रिपेयर नहीं कराया था। पर अगर बर्न मार्क नहीं मिला, इसका मतलब हो सकता है मे बी द राइटर इज रॉन्ग। माई मदर My mother will be back soon, said the girl. I have already made tea for her. Will you have a cup? So girl कह रही कि मैंने चाय बनाई है, क्या आप लोगे? मेरी मदर भी इतनी देर में आ ही जाएंगी। तो राइटर कहती है नो नो थैंक यू। I looked up. The girl put cups ready on the tea table. She had a broad back, just like her mother. She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid. I remembered she opened a box and took some spoons out. अब वो बॉक्स होता है, उसके अंदर बहुत सारी स्पून्स रखी होती हैं, स्पून्स रखी हैं, फोक रखा है, ठीक है, नाइफ रखा है। अब वो जैसे उससे निकालती है तो राइटर को ऐसा लगता है बॉक्स भी हमारा है, ये स्पून्स भी हमारी हैं। वो जिस व्हाइट पोर्ट से चाय डाल रही होती है वो व्हाइट पोर्ट भी राइटर का है। उस व्हाइट पोर्ट पे गोल्ड कलर की बॉर्डर बने होते हैं, वो भी इनका है। लिड का मतलब होता है कैप, जो जग या पोर्ट का जो कैप होता है उसे लिड कहते हैं, तो उस पे भी गोल्डन कलर का बॉर्डर बना है, तो इस पहचान जाती है कि ये हमारा है। दैट्स अ नाइस बॉक्स। बट तब भी तारीफ कर देती है हमारी राइटर, कहती है दैट्स अ नाइस बॉक्स, ये बहुत अच्छा बॉक्स है। लेकिन जब ऐसा बोलती है ना वो, तो राइटर को खुद को कितना बहुत अजीब लगता है कि यार मैं मेरी चीजों को औरों के सामने ऐसा बोल रही हूँ, लाइक मैं अपना हक नहीं जता पा रही यहाँ पे। ठीक है, as though each sound was different in this room. Oh, you know about them. She had turned round and bought me my tea. She laughed. My mother says it is antique. सो यहाँ पे 15 ईयर ओल्ड गर्ल कहती है वो तुम्हें अच्छा लगा ये? मेरी मदर कहती है बहुत एंटीक पीस है, मतलब बहुत खास पीस है ये। ठीक है, जो नाइस ये बॉक्स था वो जिसमें कटलरीज रखी थी, कि बहुत ज्यादा फेमस, बहुत एंटीक है, मतलब बहुत पुराना मास्टरपीस काइंड ऑफ है ये, जिसकी बहुत हाई वैल्यू होती है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, कहती है ऐसे तुम्हारे पास बहुत सारे एंटीक पीस रखे हुए हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ।
वो 15 ईयर ओल्ड गर्ल कहती है तुम खुद ही देख लो, जहां तुम बैठी हो लिविंग रूम में, जो भी चीज आपको दिख रही है दीवार के ऊपर टंगी हुई है, नीचे या आप हम शोकेस करते हैं वो देख लो, आप कुछ भी, सब कुछ एंटीक है यहाँ पर, कि तुम खुद से देख सकते हो, एवरीथिंग इज एंटीक हियर। अब वो जिस तरीके से 15 ईयर ओल्ड गर्ल बता रही होती है, वो तो ऐसी बता रही होती है कि मेरी मदर ही सारा सामान लाई है, ये हमारा ही सामान है, लेकिन वो राइटर समझ पा रही होती है कि वो सारा सामान इनका है, ना कि उस गर्ल का। बट उस गर्ल को ये बात नहीं पता होती। I had no need to follow her hand. I knew which thing she meant. I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always finished the apple on the pewter plate. अब ये कह रही है कि मुझे कोई जरूरत नहीं थी आसपास देखने के लिए, क्योंकि मुझे पता था ये सारी चीजें जो भी हैं वो हमारी चीजें हैं। ऑलरेडी उसको ये चीजों के बारे में पता था राइटर को। इवन राइटर को एक चीज बहुत अच्छी लगी, फेमिनिसाइड मतलब डिजायर, मतलब जो चीज आपको लेने का डिजायर होता है कि यार ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। तो एक समय क्या होता था, अपने पुराने घर की एक बात बता रही कि प्यूटर प्यूटर एक अलॉय होता है जिसकी प्लेट बनी होती है, उस प्लेट के ऊपर हमेशा 2 एप्पल रखे होते थे, और हमेशा राइटर जो है वो इन एप्पल को देख के ऐसा उसका मन करता था अपने घर में कि एक उठा लूं, एक ले लूं, ऐसे करके। और वो प्लेट भी उसको काफी अच्छी लगती थी, तो बता रही ऐसा चाइल्ड हमेशा उसका ऐसा डिजायर रहता था हमेशा कि उस प्यूटर प्लेट के ऊपर से मैं एक एप्पल ले लूं। और वो सेम प्यूटर प्लेट वो इनके घर पे अभी देखती है, तो उसको वो ओल्ड फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं। We use it for everything, she said. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. I wanted to so much, but it wasn't anything special. अब वो जो 15 ईयर ओल्ड गर्ल होती है वो कहती है कि यहाँ पे आप जो भी देख रहे हो हमने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यूज करा है, जैसे कि आप वॉल पे सामने देख रहे हो कि हमने कुछ प्लेट्स को हैंग करा हुआ है, क्योंकि हम वॉल पे कई बार क्या करते हैं, प्लेट्स को ऐसे हैंग कर देते हैं, प्लेट्स को ऐसे डिजाइन ऐसा डेकोर हैंग कर देते हैं। तो 15 ईयर ओल्ड गर्ल कह रही है कि इवन ये जो प्लेट्स हैंग हमने करी हुई, हमने इसके अंदर भी खाना खाया हुआ है, तो हमने कुछ नहीं छोड़ा, मतलब सब कुछ हमने किसी ने कुछ ना कुछ खाया हुआ है, यूज करा हुआ है कैसे ना कैसे। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। इतने में 15 ईयर ओल्ड गर्ल जब ये बातें कर रही होती है, चीज बता रही होती है प्लेट्स के बारे में, इतने में वो, लेकिन हाथ जो राइटर होती है उसका हाथ नीचे चल रहा होता है, टेबल, वो चेयर पे बैठी होती है तो टेबल पे उसका हाथ चल रहा होता है क्लॉथ पे, जिस वूलन क्लॉथ पे वो अपने हाथ को पैटर्न पे फेर रही थी वो मार्क ढूंढने के लिए, और फाइनली वो बर्न मार्क उसको मिल जाता है, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि ये उसी का, ये टेबल क्लॉथ भी उन्हीं के घर का है, यानी कि राइटर के घर का। Yes, I said. You get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you lent it, for example. अब वो जो गर्ल है, 15 ईयर ओल्ड गर्ल, वो ऐसे एक बात बोलती है कि तुम जो भी आसपास देखते हो ना, तुम किसी चीज को तभी मिस करते हो जब कोई चीज तुम्हारे घर में मिसिंग है, या तुमने रिपेयर करने के लिए किसी चीज को दिया हो 10-15 दिन के लिए, या 2 या 3 दिन के लिए, या तुमने किसी को कोई चीज दी हो रखने के लिए, या तो तुम्हें उस चीज की याद तभी आती है, तुम्हें तभी उस चीज की वैल्यू होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये 3, कि तुम्हें किसी चीज की वैल्यू तभी होती है जब तुम्हारे पास वो है नहीं। ठीक है, भली वो चीज तुम्हें, जैसे नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग की यहाँ पे बात की गई है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में जो चीज उनके घर पे नहीं होती वो होती है नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग, जो राइटर सारा अपना सामान देती है, राइटर की मदर सारा सामान देती है मिसेस स्टोलिंग को, वो सारा नॉन मेट सॉरी वो सारा मेटेरियलिस्टिक थिंग होता है, ना कि नॉन, सारा मेटेरियलिस्टिक थिंग होता है। जितना भी सामान राइटर की मदर जो मिसेस स्टोलिंग को देती है वो सारा मेटेरियलिस्टिक सामान होता है। तो यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक सामान की बात कही गई है कि अगर हम किसी मेटेरियलिस्टिक सामान को रिपेयर करने के लिए दे देते हैं या किसी को रखने के लिए दे देते हैं, तो हम उसे उस चीज की वैल्यू समझ आती है, हम उस चीज को मिस करने लग जाते हैं, पर जब तक वो सामान हमारे पास होता है हमें उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती। Again, I heard the unnatural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. It was a very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill, as she had never asked me before. I asked her which silver she meant and she replied, surprised, that it was the spoons, forks, and knives, of course. And that was the strange thing. I didn't know the cutlery we ate off every day was silver. अब यहाँ पे एक इंसिडेंट फिर से बताती है। वो जो गर्ल होती है, राइटर होती है, वो राइटर 15 ईयर ओल्ड गर्ल को बता रही होती है कि एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे घर पे तो बीमार थी या पता नहीं क्यों मैं स्कूल नहीं गई थी, एंड मैं बहुत बोर भी हो रही थी, तो मेरी मदर ने ऐसे मुझे हेल्प करने के लिए बोला कि आओ मेरी हेल्प कर दो। यूजुअली मेरी मदर ऐसा बोलती नहीं है, लेकिन उन्होंने उस समय ऐसा बोला, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि पॉलिश करने में हेल्प करो इन सिल्वर वाली चीजों को, सिल्वर को। अब राइटर बोलती सिल्वर कहाँ है, कौन से सिल्वर को पॉलिश करूं, तो उनकी मदर बोलती यही जो तुम्हें दिख रहा है किचन में, सिल्वर का चीज, सब सिल्वर का, ये जो तुम्हें चम्मच दिख रही है, नाइफ दिख रहा है, फोक्स दिख रही है, सब जो है वो सिल्वर का बना हुआ है। तो ये चीज राइटर को तब पता लगती है कि जिससे हम रोज खा रहे हैं, जिन चीजों से, जो प्लेट है या जो चीजें हैं, स्पून है, वो सब किसकी बनी हुई है, सिल्वर की है वो सब। तो बहुत स्ट्रेंज है, कई बार हमें हमारी चीजों का नहीं पता होता जो हमारे पास होती है कि वो किससे बनी हुई है, मतलब हम इतने अनकॉन्शियस रहते हैं अपनी लाइफ में। द गर्ल लाफ्ड अगेन, और वो गर्ल इस बात पे भी हंसने लग जाती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। अब वो जो राइटर होती है वो कहती है कि मैं बेट लगा सकती हूँ कि तुमको भी पता नहीं होगी ये बात। ये राइटर उस 15 ईयर ओल्ड गर्ल को कहती है कि मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम्हें भी ये बात पहले नहीं पता होगी। व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड।
Well, do you know? She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I will look at some here. अब राइटर पूछे तुम किससे खाती हो खाना, मतलब क्या तुम्हें पता है? तो राइटर ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि जिससे तुम खाना खाती हो वो सिल्वर की बनी हुई है या कैसे? तो यहाँ पे 15 ईयर ओल्ड गर्ल जो है वो जाती है और वो एक ड्रोर खोलती है जिसमें उनका सारा ही सामान रखा होता है, नाइफ स्पून ये वाला। वो ड्रोर जब खोलती है तब मतलब वो ड्रॉर खोलने ही लगती है, खोला नहीं होता भी, बस खोलने ही लगती है। इतने में ही जो राइटर होती है वो कहती है कि मेरे को लेट हो रहा है, मैं भूल गई कि मेरी ट्रेन भी है, मुझे ट्रेन पकड़नी है। तो वो वहां से चलने लगती है कि उसको पता है कि वो सारी कटलरीज भी राइटर की ही निकलेगी, इसलिए राइटर उसको वही रोक देती है कि मुझे जाना है, मेरी ट्रेन है। क्यों नहीं वो खोलने देती है उस ड्रोर को? क्योंकि राइटर ऑलरेडी सब कुछ देख चुकी है कि वो उन्हीं का है। अब वो ये चीजें देख के वापस उस ट्रैप के अंदर नहीं फंसना चाहती, उस इमोशनल ट्रैप के अंदर, उन मेमोरीज के अंदर। इसलिए वो सोचती है कि मुझे नहीं चाहिए अब ये सामान, एंड मुझे उनसे भी अब मन ही मन सोचती है और मुझे उनसे मिलना भी नहीं है अब। जो मिसेस डोलिंग होती हैं वो खुश हैं इन सामान के साथ, ठीक है, मैं इस सामान वैसे भी रखूंगी कहाँ, तो वो ऐसे बहाना बनाती है कि ठीक है मेरे को ट्रेन पकड़नी है, मैं नहीं देख पाऊंगी अभी। तो डोंट यू वांट टू वेट फॉर माय मदर? अब 15 ईयर ओल्ड गर्ल कहती है कि अच्छा तुम मेरी मदर का वेट नहीं करोगे, तुम उनसे मिलने आई थी, कम से कम उनसे मिल लो। राइटर कहती है नो, मुझे जाना पड़ेगा, आई मस्ट गो। तो राइटर जैसे जाने लग जाती है वहां से, उतने में गर्ल जो है उस डोर को पुल करती है, और डोर को पुल करती, ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे अगर आपने कुछ सामान रखा है, प्लेट्स रखी हैं, चम्मच रखे, डोर खुलती है वो सामान हिलेगा थोड़ा, तो उसमें से आवाज आएगी, तो जिंगलिंग साउंड आती है स्पून की, फोक्स की, और वो आवाज राइटर भी सुन लेती है। मतलब राइटर रूम छोड़कर बाहर आ चुकी होती है और यहाँ पे वो गर्ल खड़ी है जो ड्रोर को ओपन कर रही होती है। राइटर यहाँ से बाहर आ चुकी है पर उसको वो आवाज सुनाई देती है तब भी, ड्रोर खुलने की और उन सामान की। लेकिन वो तब भी बिना रुके, वो रुक भी सकती थी इस आवाज से, पर वो इस आवाज से भी नहीं रुकी क्योंकि उसको अब इन चीजों से ऊपर उठना था, और वो यहाँ से चली जाती है आवाज सुनने के बावजूद। At the corner of the road, I looked up at the nameplate. Marconi Street, it said. I had been at number 46. वो फिर से उस स्ट्रीट के कॉर्नर पे वो देखती है, नेम प्लेट होता है, और वो फिर से देखती है कि मैरकॉनी स्ट्रीट नंबर 46, यानी कि वो करेक्ट एड्रेस पे थी फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी वो करेक्ट एड्रेस पे थी, इसलिए वो लास्ट में कहती है द एड्रेस वाज करेक्ट, एड्रेस बिल्कुल सही था जो मेरी मदर ने मुझे कहा था याद रखने के लिए। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनीमोर, लेकिन वो कहती है मुझे और इस एड्रेस को अब याद नहीं रखना, मैं इस एड्रेस को भूल जाना चाहती हूँ। आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू व्हेन सर्व फ्रॉम देम, यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोलना चाह रहे हैं कि कैसे जो चीजों से आप बहुत लिंक्ड होते हो, अगर वो ऑब्जेक्ट आप अपने घर ले आओ तो बार बार आपकी आंखों के आगे आएंगे, बार बार आप उस मेमोरी में जाओगे, क्योंकि उसमें आपके उसके साथ आपकी फैमिली की मेमोरी जुड़ी जुड़ी हुई है कि मेरी फैमिली हम साथ बैठ के यहाँ पे खाना खाते थे, इसी डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के इन्हीं सामानों को यूज करते हुए। तो आप उस पहले के टाइम पे नहीं जाना चाहते हो, आप अपने ट्रैक पे रहना चाहते हो, आप ग्रो करना चाहते हो, डेवलपमेंट करना चाहते हो अपनी, आप आगे बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन होना चाहते हो, तो उसके लिए वो चीजें आप एज अ सेटबैक हो सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो चीजें ना लेके आए, क्योंकि दीज थिंग्स आर लिंक टू अस, जो हमें वापस हमारी मेमोरी और एक ट्रैप के अंदर फंसा सकती है। And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer? और कह रही है मैं सामान लाके करूंगी भी क्या, क्योंकि मेरा रूम बहुत छोटा और रेंटेड रूम है, एक मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी इतनी कम स्पेस है, एंड जो मेरा ड्रोर है जिसमें मैं सारी कटलरी रखती हूँ वो भी ऑलरेडी फुल हो चुका है। मैं और न्यू कटलरीज या फिर पुरानी जो मेरी कटलरीज है मैं यहाँ नहीं रख सकती उनसे लेकर, क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर में स्पेस नहीं है, ना ही मेरे ड्रोर में स्पेस है, तो मैं क्या करूंगी उस सामान को लाकर कहाँ फिट करूंगी। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। रिजॉल्व का मतलब डिसाइड करना, तो राइटर कहती है मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मैं वो एड्रेस भूल जाऊंगी हमेशा के लिए। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द इजिएस्ट, कहती है जो भी चीजें मुझे भूलनी है वो सबसे आसान है मेरे लिए इस एड्रेस को भूलना, क्योंकि अब उसको अपना रीजन पता होता है उस एड्रेस को भूलने का कि वो मैं क्यों भूलूं। जब आपको किसी चीज का रीजन पता होता है वो काम आप आसानी से कर लेते हो, अगर आपका वाई क्लियर होता है। अगर आपका वाई क्लियर नहीं होता है तो आप फर्स्ट स्टेप भी आपका फिर इनकम्प्लीट होता है। इसलिए वो कहते हैं कि इट्स लाइक काइंड ऑफ इजी फॉर मी बिकॉज आई नो माई वाई, आई नो माई रीजन कि मुझे वो एड्रेस अपना भूलना क्यों है। आई थिंक विद दिस चैप्टर कंप्लीट्स हियर।